नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार ज़बरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग अव्ययों को समझ रहे हैं और उसमें से एक अव्यय को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय को समझेंगे और बहुत सारे बच्चों के तो सिर पे से उतर जाता है जब प्रश्न आता है कि समानाधिकरण क्या है। तो उसको लगता है यार अधिकरण तो सुना है, समानाधिकरण नहीं सुना है। तो आज आपको सुनाएंगे कि समानाधिकरण भी क्या होता है और बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। जल्दी से आप लोग आ जाइए, देन हमारी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? एक बार आपकी प्यारी सी स्माइल देखने को मिल जाए तो क्या कहना, टूटी हुई हिम्मत भी जुड़ करके स्वतः खड़ी हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। देखो, धैर्य से लगे रहो। जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा उस दिन अपने अंक देख लेना। अगर आपने बिल्कुल क्रम से पढ़ा है, आप लगातार रिवीजन कर रहे हैं, तो जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा उस दिन अपने आप हिंदी में ग्रोथ देख लेना, कितनी बढ़िया रहेगी। और ये केवल आपकी मेहनत का परिणाम रहेगा। बहुत शानदार, वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने मेरे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया आपकी प्यारी सी स्माइल देख करके। और क्या तारीफ करूं आपकी स्माइल की मैं। हाँ, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आप लोग आ गए हैं। अब हम लोग बिना देरी किए और चीज़ों को शुरू करने का प्रयास करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय को समझने का प्रयास करते हैं। और आशा रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि आज यह टॉपिक पूरा हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। पर आपको पता है कि मैं समझाए बिना, पूरी तरह से दिमाग में चीज़ों को उतारे बिना मानता नहीं हूँ। मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बस खाना पूर्ति कर दूँ और समस्या पूर्ति कर दूँ और बस कोर्स कंप्लीट कर दूँ। कोर्स कंप्लीट कराना मेरा लक्ष्य कभी भी नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। हमेशा मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं आपको वो चीज़ सिखा दूँ जो आप मुझसे सीखने आए हैं और उससे फिर आपका भला हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा कौन सा, हमारा टॉपिक है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है बाबूजी? हमारा टॉपिक है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ये कुछ ज्यादा बारीक हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। इतना ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बंधु जो सामने बैठ करके सुन रहे हैं, मेरे मित्र, आप मित्र भी हैं मेरे, ठीक है, मुझे आप अपना मित्र बोल दीजिए, भाई बोल दीजिए या गुरु बोल दीजिए, जो भी आपका मन करता है आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ये समस्या रहती है कि मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप मुझे टैग करके, मेंशन करके बताया करो, फिर मैं आपको आंसर भी कर दिया करूंगा जैसे ही मुझे समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, इस पूरे के पूरे तामझाम में या जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये इसमें क्या चीज है, इसमें अव्यय, आपको पता है अव्यय क्या होता है? अव्यय वो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको इस चीज का पता है। बोधक शब्द जो है, सबसे पहले शब्दों की प्रवृत्ति और उनके अर्थ को जानना चाहिए। तो बोधक जो है, बोधक का मतलब है बोध कराने वाला। बोधक का मतलब क्या होता है? बोधक का मतलब होता है बाबूजी बोध कराने वाला। बोध कराने वाले को बोधक कहा जाता है। और यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है? यहां पर हमारा लिखा हुआ है समुच्चय। बस यही शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है। समुच्चय जो शब्द होता है, इसको एक तरह से समूह की श्रेणी में आप लोग रख सकते हो। किसके? समूह की श्रेणी में। और अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करो, आप गणित में समुच्चय पढ़ते हो, गणित में, और वहां पर इसको क्या कहा जाता है? वहां पर इसको सेट कहा जाता है, सेट। तो हर चीज सेट सेट बनवाते हैं। जैसे जैसे कल को क्या होगा, कल को तुम्हारा ब्याह होगा, और ब्याह होने के बाद भाई घराड़ी कहेगी तुमसे कि भाई मेरे को साड़ी दिवा दे, तो आप कहोगे हाँ चल साड़ी ले ले, करवा चौथ आ गई है या कोई और ओकेशन, तो आप साड़ी दिलाने जाओगे तो घरवाली तुरंत एकदम से कहेगी कि
इसके मैचिंग का सेट दिवा दे। तो सेट का मतलब क्या है, उसमें चूड़ियां और कंगन मिलाकर के उनका सेट बनाया जाता है। सेट का मतलब है दो चीजों का आपस में जुड़ना, और जुड़ करके फिर वो एक की तरह से बिहेव करते हैं। सेट का मतलब, समुच्चय का मतलब समूह की तरह से इसको आप एक तरह से देख सकते हैं। किस तरह से? समूह की तरह आप इसको देख सकते हैं। सेट का मतलब होता है, सेट का मतलब होता है जुड़ना। सेट का मतलब क्या होता है? जुड़ने की सेंस में ये चीजें यहां पर जाती हैं, जुड़ने की सेंस में चीजें यहां पर जाती हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय से एक बात हमको समझ में आ रही है कि ये जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय से एक चीज हमको समझ में आ रही है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय जो है ये कार्य क्या करेगा, ये काम क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। किसको जोड़ने का काम? ये क्या करेगा? ये जोड़ने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, है ना। कार्य क्या है इसका? जोड़ने का। तो एकदम से दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि चलो सर हमको समझ में आ गया, समुच्चय का मतलब सेट होता है, और यहां पर समुच्चय का जो समुच्चय जो सेट होता है ये बनता कैसे? तो जुड़ने से बनता है, और इसका काम भी क्या है? जोड़ने का। तो यहां पर आपको बात जो समझनी है, जोड़ने का काम है, तो यहां पर तुरंत हमारे सामने क्वेश्चन आना चाहिए, किसको जोड़ेगा? तुरंत से हमारे सामने प्रश्न आना चाहिए कि भाई किसको जोड़ेगा? ये प्रश्न हमारे सामने आना चाहिए। क्या आपको और हमको जोड़ेगा? आप हम तो पहले ही जुड़े हुए हैं, जब ही तो इस चीज को पढ़ रहे हैं। ये किसी और चीज को जोड़ने का काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये दो चीजों को जोड़ने का काम करेगा। किसको? ये शब्दों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? शब्दों को जोड़ेगा, शब्दों को जोड़ता है। किसको करता है? शब्दों को जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है ना। और शब्द जब जुड़ जाते हैं तब ये क्या काम करता है? तब ये आपका पूरा का पूरा समुच्चय को दर्शाता है। और साथ में क्या काम करता है? केवल और केवल शब्दों को ही नहीं जोड़ता, ये आपके वाक्यों को भी जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सेंटेंसेस को जोड़ता है। सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे अब आप तुरंत मुझसे एक बात कहोगे, सर अगर इसका एक एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए और चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो मैं कहा चलो भाई ठीक है। अब देखो, जब ये कह रहा है शब्दों को जोड़ता है, तो हम यहां पर एक उदाहरण लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि दाल और रोटी, दाल और रोटी क्या चीज है? दाल और रोटी, दाल और रोटी गरीब का भोजन है। क्या है? दाल और रोटी गरीब का भोजन है। दाल और रोटी गरीब का भोजन है। जैसे हमने यहां पर ये चीज लिखी, दाल और रोटी गरीब का भोजन है। बिल्कुल रैंडम एग्जांपल्स हैं, पहले से कुछ भी सोच करके नहीं आता हूं मैं। हाँ, तो एकदम से हमारे सामने प्रश्न आया कि भाई ये शब्दों को जोड़ता है, तो बाबूजी एक शब्द तो है ये दाल, और बाबूजी दूसरा शब्द है ये रोटी। इन दोनों को एक समुच्चय के रूप में, एक सेट के रूप में निर्मित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो इस और को जाता है। किसको जाता है? इस और को। दाल और रोटी को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो यहां पर ये और नामक शब्द कर रहा है, और यहां पर जिस भूमिका में है उसी भूमिका को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जो समुच्चय बनाने में मदद करे। ठीक है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ लेवें तो सीधे सीधे अगर हम यहां पर लिख दें, जो समुच्चय बनाने में मदद करता है ना, जो समुच्चय बनाने में मदद करता है, जो समुच्चय बनाने में, जो समुच्चय बनाने में क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है, मदद करता है, उसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो, दो शब्दों को आपस में जोड़ सकता है। अब आप बोलोगे कि सर वाक्य का और बता दो। हाँ, वाक्य को और बता दो। अमीर का भोजन क्या होता है? अमीर का भोजन तो भाई साहब अलग होता है, वे दाल रोटी नहीं खाते हैं भाई साहब, वे खाते हैं पिज्जा, वे होता है। तुम तो अमीर हो ना, तुम तो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सैंडविचेस खाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस खाते हैं, पर दाल रोटी और दाल चावल वगैरह गरीब आदमी खाता है। ये बात है, दिल पे मत लिया करो। उसके बाद यहां पर अगर हम वाक्यों को जोड़ने की बात करें, तो वाक्यों को जोड़ने का उदाहरण आप बहुत अच्छे ढंग से यहां पर देखें और समझने का प्रयास करें। जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, यहां पर लिखें मास्टर जी, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे पास हो सकें, ताकि बच्चे पास हो सकें, ताकि बच्चे परीक्षा पास कर सकें, ऐसे लिख दें, ताकि बच्चे परीक्षा पास कर सकें, बच्चे परीक्षा पास कर सकें।
पास कर सकें। तो आप यहां पर एक चीज देखने का प्रयास करो, यहां पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखो यहां पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, यह एक वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? ये वाक्य संख्या हमारा हो गया एक। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एक वाक्य हो गया। और उसके बाद दूसरा वाक्य हो गया बच्चे परीक्षा पास कर सकें, ये वाक्य संख्या हमारा 2 हो गया। परंतु इन दोनों को एक साथ जोड़ने का काम जिसने किया है यहां पर वो है ताकि। यहां पर वो शब्द कौन सा है? ताकि। तो बाबूजी वहां पर और यहां पर ताकि, इन दोनों ने क्या काम किया? समुच्चय बनाने का काम किया, सेट बनाने का काम किया। और जो सेट बनाने का काम करते हैं, समुच्चय बनाने का काम करते हैं, यानी शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हीं को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो यह यहां पर बस अब हमको क्या काम करना है? यहां पर हमको एक परिभाषा की ओर आगे बढ़ जाना है। और परिभाषा बहुत ही शानदार होगी, बड़ी जानदार होगी, क्योंकि हमने उसको विकसित किया है डेरिवेशन मेथड से। परिभाषा, तो परिभाषा क्या कहला रही है यहां पर? परिभाषा कहलाएगी कि वे अव्यय है ना, वे अव्यय जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का कार्य करते हैं, 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 जोड़ने का कार्य करते हैं। या एक अलग वे में इसको आप लिखना चाहें, आप अलग वे में, क्योंकि किताबी भाषा का तो हमको प्रयोग ही नहीं करना है। अगर हम किताबी भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर पढ़ने में और किताबी भाषा के प्रयोग करने में क्या रह जाएगा? ठीक है, हमको प्रयोग करना है उस भाषा का जो हमारी समझ में आए और हमारे पेपर में क्वेश्चन को सही करवाए। हाँ ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या चीज है हमारा? ये परिभाषा में एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि वे अव्यय, इसी से मिलती जुलती है, वे अव्यय जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़कर समुच्चय बनाते हैं, है ना, जोड़कर समुच्चय निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? समुच्चय निर्माण करते हैं, समुच्चय निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे आपसे चाहिए थम्स अप कि आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि नहीं। हाँ सर, इस तरीके, मंगल कुमार जी बोल रहे हैं सर इस तरीके से तो हो जाएगा कोर्स खत्म। योगेश बोल रहे हैं कोर्स कब तक हो जाएगा? मैंने अप्रैल बोल रखा है आपसे। अगर आप चाहते हो मैं घास काट दूं तो मैं बिल्कुल वो भी कर सकता हूं, बट फिर उसके लिए मुझे किसी और को कहना पड़ेगा भाई आप पढ़ा लो। हाँ, अभी ये फाउंडेशन बने बिना आप आगे समझ ही नहीं पाओगे। अब मैं सीधे लिखवा दूं कि वो बेकार की बात है। इसीलिए आप एक बहुत लंबे समय से तैयारी करते चले आ रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आप इस बार तरीके से पढ़िए और आपका सिलेक्शन ना हो तो आप बताना। 6 महीना आदमी को चाहिए, और कांस्टेबल जैसी परीक्षा के लिए अगर आदमी 4 से 5 महीने भी ढंग से पढ़ ले, तरीके से लगा करके पढ़ ले, जिस तरह से पढ़ा जाता है वैसे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ये गारंटी है। नहीं तो झक मारते रहो फिर तैयारी करते रहो, झक मारते रहो तैयारी करते रहो। अब देखो हम यहां पर क्या काम करते हैं। अब हम यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं बाबू? समुच्चय बोधक अव्यय, ये बहुत जरूरी है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, अव्यय के भेदों के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो समुच्चय बोधक अव्यय के जो भेद हैं उनकी संख्या कितनी है? वो 2 भेद प्रमुख माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 2 भेद प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद आपका आ जाता है समानाधिकरण। ये देखो ध्यान से सुनना है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है समानाधिकरण,
और मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, अगर मैं जिस तरह से पीछे से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, अगर उस तरह से मैंने ना आपको पढ़ाया होता तो आप आज फंस जाते। यहां पर अधिकरण शब्द हमने पढ़ा था ना, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे हो अरे कारक की पहचान। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है कि हमने हर एक शब्द का अर्थ यहां पर जाना है। जैसे कर्ता कार्य को करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, करण साधन या माध्यम, संप्रदान जिसको कुछ दिया जाता है जिसके लिए कुछ होता है, अपादान जिससे अलग हुआ जाता है, संबंध जिससे संबंध होता है, अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आधार। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आधार होता है। संबोधन का मतलब होता है पुकारना या बोलना। तो यहां पर एक हमारा भेद आ गया, समानाधिकरण। पेपर में पूछता है कि समानाधिकरण किसका भेद है, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो अधिकरण को ही समान बोल रहा है तो इसको कारक का भेद लगा देना है, बट नहीं, समानाधिकरण भेद है समुच्चय बोधक अव्यय का। और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है व्यधिकरण। कौन सा आ जाता है, व्यधिकरण। व्यधिकरण हमारा यहां पर आ जाता है, बहुत ध्यान से समझें। अब देखो, अगर आप समानाधिकरण में संधि देखने का प्रयास करोगे तो अभी संधि बताएंगे भी आपको। समानाधिकरण में यहां पर संधि है, यहां पर दीर्घ स्वर आ रहा है, तो दीर्घ स्वर जहां पर संधि स्थान पर होता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो समान और अधिकरण, क्या शब्द बन गया बाबूजी, समान और अधिकरण। ये बहुत ध्यान से देखो, तो समान का मतलब तो समान होता है, और अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकरण का मतलब होता है आधार। तो यहां पर आपको पता है समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या जोड़ने का काम करते हैं, और यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट है समानाधिकरण। यानी जब समुच्चय बोधक अव्यय समान आधारों पर वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं तब उनको समानाधिकरण कहा जाता है। तो सीधी सीधी बात है, देखो शब्द अपने आप परिभाषाओं को बाहर निकाल रहे हैं और अपने ज्ञान की जो लौ है उसको चिटका रहे हैं। कैसे, जब 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 वाक्यों को, ठीक है, जब वाक्यों को, क्योंकि समान आधार वाक्यों में हो सकता है, शब्द के बीच में भी इनका इस्तेमाल होता है, परंतु इनका ज्यादातर इस्तेमाल वाक्यों के मध्य होता है। तो जब वाक्यों को समान आधार पर जोड़ा जाता है, जब वाक्यों को समान आधार पर जोड़ा जाता है, जब वाक्यों को समान आधार पर जोड़ा जाता है, समान आधार पर जोड़ा जाता है, समान आधार पर जोड़ा जाता है, वहां पर समानाधिकरण होता है। तुरंत एकदम दिमाग खटकना चाहिए कि समान आधार, सर यहां पर सारी चीजें क्लियर हैं कि भाई वाक्यों को समान आधार पर जोड़ा जा रहा है, पर ये समान आधार क्या है। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आया है कि समान आधार क्या है, तो यहां पर आपको मैं कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपका दिमाग बहुत अच्छी स्थिति में कार्य कर रहा है। अगर नहीं तो अभी भी सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करने का समय है। समान आधार का मतलब यहां पर मुख्य वाक्यों की बात हो रही है। किसकी, दो मुख्य वाक्य, क्योंकि समान आधार, भाई दो टक्कर के आदमी होंगे तभी तो समानता आएगी। अब मान लिया मैं बहुत ताकतवर हूं और आप बड़े कमजोर हो, तो हम दोनों में समानता थोड़ी ही है। समानता जब होगी जब मेरी तरफ से 10 लाठियां हो, आपकी तरफ से 10 लाठियां हो, मेरे शरीर में 110 किलो वजन है तो आप में भी 110 किलो वजन हो, मेरे शरीर में भी उतना ही बल हो जितना आप में है, तो समान आधार है। तो अगर हम सीधे सीधे अब समानाधिकरण की परिभाषा की तरफ चलें तो यहां पर इसमें लिखिए, तो जो मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, किसको, जो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है, सीधी बात है, जो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है, जो मुख्य वाक्यों को जोड़ता है उसको समानाधिकरण कहा जाता है, समानाधिकरण कहा जाता है। और बाबूजी अगर आपको व्यधिकरण शब्द बहुत अजीब लग रहा होगा तो बहुत आसानी से चीजों को देखने का और कर, हाँ भाई साहब, आप में से जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि कोर्स जल्दी करवाओ, मैं आज तक किसी को ब्लॉक नहीं करवाया हूं। अगर आपको चाहिए कि आपको ब्लॉक होना है तो 5-4 बच्चे हैं ऐसे, तो मैं ब्लॉक करवा देता हूं और फिर आप आराम से रिकॉर्डेड देख लेना या कुछ भी कर लेना। मेरे को आप इंटरप्ट मत करो, मैं बहुत जरूरी कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और मुझे चाहिए सिलेक्शन। और ये फालतू की बातें आप करोगे तो इससे मूड होता है खराब और रिदम जाती है बिगड़। अगर आपको चाहिए तो मैं तुरंत फोन करता हूं, अभी ब्लॉक करेगा वो आपको, और आप फिर एक सिंगल कमेंट नहीं कर पाओगे। जो चीज पढ़ने की है, समझने की है, वो नहीं। बताओ व्यधिकरण का, बताओ, चलो तुम ही बताओ, तुम्हारे आंसर देखूंगा मैं एक बार। हाँ बताओ, मैं आंसर, मुझे चाहिए व्यधिकरण का मतलब क्या है, मुझे बता दो।
व्यधिकरण का मतलब क्या है मुझे बता दो। अगर आज के बाद कमेंट आया आपका, या तो आंसर करो या मैं अभी ब्लॉक करा रहा हूं। बिल्कुल मैं अभी ब्लॉक करा रहा हूं मेरे भाई, मुझे आंसर चाहिए कि व्यधिकरण क्या होता है। ये जब कल को पेपर में चीजें आएंगी तो कहां से आंसर करोगे भाई, कहां से आंसर करोगे? ये बताओ, इसका व्यधिकरण का मुझे मतलब बताओ क्या होता है। मुझे पता है कि कैसे पढ़ाना है। ये तो कांस्टेबल की परीक्षा है, मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया है। हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं, ये इंटरप्शन होता है। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो। आप 7-8 हजार बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, कम से कम जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो कम से कम यार। तुम पैसे खर्च करके आए हो तो उनका फायदा तो होना चाहिए। हाँ, नहीं ये मतलब नहीं होता है इसका। कोई बच्चा बोल रहा है कि व्यधिकरण प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है, तो गंभीरता से लीजिए चीजों को। ये रटंत विद्या है। मूल बात यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर व्यधिकरण लिखा हुआ है। और बाबूजी, अगर आपको यह बात पता है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज के बाद ये प्रश्न मत बोलिएगा कि कोर्स खत्म करो, जल्दी खत्म करो, ये करो वो करो। मैं अप्रैल में आपका कोर्स खत्म कर दूंगा। 1 महीना आपके पास प्रॉपर रिवीजन का बचेगा, और तगड़ा रिवीजन उसके बाद मैं आपका करवाऊंगा। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मालिक मुझे पढ़ा लेने दीजिए, और ऐसा ना करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसके बाद सीधे आप ब्लॉक होंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तो व्यधिकरण को थोड़ा देखें आप, फॉरगेट इट। तो व्यधिकरण को अगर आप देखेंगे तो हमेशा देखना, आपने यण संधि पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं आगे बताऊंगा। व्यधिकरण में यहां पर य है, और य से पहले अगर क्या रहता है, कोई आधा अक्षर रहता है, तो हमको तुरंत एकदम पकड़ना चाहिए कि यहां पर यण संधि हो सकती है। यानी कि यहां पर जो व है उसके साथ में ई की मात्रा रही होगी, ई ही हमारा य में बदलता है, ई ही हमारा य में बदल जाता है। और य के बाद किसी स्वर की मात्रा न होने के कारण यहां पर ये वी धन अधिकरण बनेगा। यदि आप इसका संधि भी करेंगे तो व्यधिकरण शब्द ही आएगा, यदि आपको यण संधि का ज्ञान है। क्या है? अगर आपको यण संधि का ज्ञान है। और आपका यहां पर जो वी उपसर्ग है, क्या है बाबूजी? यहां पर जो आपका वी उपसर्ग है, इस उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न। इस उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न, है ना, भिन्न या अलग। और अधिकरण का मतलब हमने देख लिया, अधिकरण का मतलब है आधार। अधिकरण का मतलब है आधार। तो हम सीधे सीधे यहां पर लिखेंगे कि जब, यही परिभाषा बना देंगे, जब वाक्यों को भिन्न आधार पर जोड़ा जाता है। किस आधार पर? जब वाक्यों को भिन्न आधार पर, जब वाक्यों को भिन्न आधार पर जोड़ा जाता है, जब वाक्यों को भिन्न आधार पर जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? जब वाक्यों को हम लोग भिन्न आधार पर जोड़ते हैं। और भिन्न आधार क्या हुआ? समान आधार तो हुआ, हमने मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। और आपको अगर वाक्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो आपको पता होना चाहिए, वाक्य भी कई तरह के होते हैं। मुख्य वाक्य कह सकते हैं, है ना, और आपके मुख्य वाक्य रहते हैं, सरल वाक्य ही मुख्य वाक्य के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। बट आपने वाक्यों में आपके मिश्र वाक्यों को पढ़ा होगा, जहां पर दो वाक्य ऐसे रहते हैं, एक प्रधान उपवाक्य रहता है और आपका एक आश्रित उपवाक्य रहता है। प्रधान उपवाक्य जिस पर दूसरा वाक्य डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर अगर हम सीधे सीधे अब लिखने का प्रयास करें कि जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो देखो, कोई प्रधान उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य होगा, यानी कि एक कोई बड़ा होगा, एक कोई छोटा होगा, तो समान आधार तो नहीं रहा ना, भिन्न आधार आपका हो गया। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को, किसको? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको व्यधिकरण कहते हैं। एक बार थम्स अप करो, यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर हम सीधे चलते हैं। समान अधिकरण के भी 4 भेद आपके होते हैं और व्यधिकरण के भी 4 आपके भेद माने जाते हैं। व्यधिकरण के भी 4 भेद माने जाते हैं। उधर हम लिखना और जानना शुरू करते हैं। उधर हम लिखना और जानना शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार। बताइए, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, बेटे पढ़ने पे ध्यान दो, और
जब आप टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आप क्वेश्चन, आप जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन लगा करके देखें पिछले टॉपिक्स के, आप देखोगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके भेदों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और सीधे ही क्या करते हैं, चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सीधे ही यहां पर अब इसमें लिखो समानाधिकरण। समानाधिकरण तो पेपर में आए समानाधिकरण, व्यधिकरण किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के। समानाधिकरण के भेद इधर लिखिए, समानाधिकरण के भेद, ठीक है, और इधर लिख लीजिए यहीं पर व्यधिकरण के भेद, और फिर एक एक भेदों को हम फटाफट समझने का प्रयास करेंगे। समानाधिकरण के भेद और व्यधिकरण के भेद, तो इन सबके कितने कितने भेद हैं, इन सबके चार चार भेद हैं। कितने भेद हैं, इन सबके चार चार भेद हैं। चार भेद इसके हैं और चार ही भेद आपके इसके हो जाएंगे। चार भेद इसके हैं और चार ही भेद इसके हो जाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल आएंगे, अभी अब एग्जाम्पल्स ही आएंगे बाबू। हाँ, नहीं मैं तो शांति हूं भाई, मेरे को समोसे वमोसे नहीं खाने, मेरे को वजन घटाना है। हाँ, बहुत ध्यान से देखें और समझने का आप लोग प्रयास करें। तो इसके चार भेद हैं। इसके चार भेदों में आप स्पष्ट रूप से लिखिए, सबसे पहले नंबर पर आ जाता है संयोजक। क्या आता है, संयोजक समानाधिकरण, पर हम इतना ही लिखेंगे। दूसरे पर इसमें लिखेंगे विभाजक, मेरे साथ लिखते जाइए। दूसरे पे इसमें लिखेंगे विभाजक, पहले पे संयोजक, दूसरे पे विभाजक, तीसरे पे इसमें आ जाता है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक, विरोध दर्शक आ जाता है, विरोध दर्शक। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गंभीरता से आप इसको पढ़ें। और चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है परिणाम दर्शक। परिणाम, ये परिमाण नहीं है, ये परिणाम दर्शक है। तो ये चार भेद किसके हो जाते हैं, ये आपके समानाधिकरण के चार भेद हो जाते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक और आश्रित उपवाक्य सब समझ में आ जाएगा अभी जब जाएंगे ना आगे, और फिर वाक्यों में भी इन चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। आप इस बात की चिंता न करिएगा। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे व्यधिकरण के चार भेदों में, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका कारणवाचक व्यधिकरण। कौन सा आ जाएगा, कारणवाचक व्यधिकरण। दूसरे नंबर पर इसमें आपका आ जाएगा उद्देश्यवाचक व्यधिकरण। कौन सा, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण आ जाएगा। तीसरे नंबर पर इसमें आ जाएगा संकेतवाचक, संकेत करने का काम जो करते हैं। तीसरे नंबर पर इसमें आ जाएगा संकेतवाचक। और चौथे नंबर पर बाबूजी इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर पर इसमें आ जाएगा स्वरूपवाचक। तो पेपर में क्वेश्चन देखो कहां से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उस चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है। पूछेगा कि समानाधिकरण किसका भेद है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपके समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। आपसे पूछेगा कि व्यधिकरण किसका भेद है, तो बोलना पड़ेगा समानाधिकरण, उसका समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। हो सकता है पेपर में ऐसा करे कि समानाधिकरण का भेद इसमें से कोई सा नहीं है, तो तीन समानाधिकरण के दे दे, एक व्यधिकरण का दे दे। या ऐसा करे कि व्यधिकरण के भेदों में से कौन सा नहीं है, तो तीन व्यधिकरण के दे दे, एक समानाधिकरण का दे दे। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में आप चीजों को गड़बड़ कर सकते हैं और समस्या हो सकती है। आइए अब एक एक को करते हैं, एक एक को लेने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। तो यहां पर इनके एग्जाम्पल भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखिएगा, यहां पर हम लिखें, दोबारा से लिख देता हूं मैं जिससे हमको कंफ्यूजन ना रहे। समानाधिकरण के भेद, और फटाफट करके चलते हैं और समझते रहते हैं। समानाधिकरण के भेद, ये हमने अब प्रॉपर हेडिंग बना ली है। एक मिनट रुको, मेरे को गर्मी लग गई है, बोलते बोलते गर्मी लग जाती है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक मिनट। ठीक लग रहा, ठीक है। हाँ, यूपीएसआई के लिए भी बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ना ये बैच जो है वो एएसआई और ऑपरेटर वगैरह के लिए भी चल रहा है, तो सभी का ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें आप लिखिए, सबसे पहले इसमें आप लिखिए संयोजक। सबसे पहले इसमें लिखिए आप क्या, संयोजक। संयोजक हमने लिखा, तो संयोजक किसको कहते हैं, संयोजक कहते हैं जोड़ने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जोड़ने वाला।
इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जोड़ने वाला, सीधे सीधे जोड़ने का काम करेगा ना। होश में कोई जोश ना खोने वाला, ये जोड़ने वाला है। ये क्या है? जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज जाननी चाहिए कि जो क्या काम करता है, जो क्या काम करता है, जो जो दो कथनों को, तो कथन किसको कहते हैं? दो बातों को, दो वाक्यों को। तो जो दो कथनों को जोड़ता है, जो दो कथनों को जोड़ता है, जो दो कथनों को आपस में जस्ट जोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आपका संयोजक कहते हैं। हाँ, रूप और प्रयोग के आधार पर उतना जितना जरूरी है। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है? जो दो कथनों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम संयोजक कहते हैं। इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं? इसमें कौन कौन से आपके आ जाते हैं? कौन कौन से इसमें आपके आ जाते हैं? तो जैसे इसमें आ जाता है और जो शब्द है ये आपका संयोजक समानाधिकरण है। इसमें आ जाता है तथा, इसमें आ जाता है तथा, इसमें आ जाता है एवं, इसमें आ जाता है एवं, और इसमें आ जाता है व। तो और, तथा, एवं और व, ये जो शब्द हैं ये आपके समानाधिकरण में संयोजक के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर आपको यहां पर उदाहरण लेना है, अगर आपको यहां पर उदाहरण देखना है, तो आप सीधे सीधे देखिए, एक एक एग्जाम्पल इनका करेंगे, ज्यादा नहीं। तो जैसे इसमें लिखे हम लोग, रमा भोजन पकाती है, जैसे हम इसमें लिखें रमा भोजन पकाती है, रमा भोजन पकाती है, रमा भोजन पकाती है, रमा भोजन पकाती है। और यहां पर लिखे हम इसमें सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, ठीक है, सोहन पढ़ता है। ये दो कथन हैं। अभी तक देखो, रमा भोजन पकाती है, सोहन पढ़ता है, इन दोनों का अब तक कोई मतलब वास्ता नहीं है। परंतु जैसे ही हम इसमें से किसी एक को, जैसे हम इसमें ले लेते हैं एवं लगा देते हैं, क्योंकि और का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, एवं सोहन पढ़ता है। तो जैसे ही इसमें ये आया, इन्होंने दोनों को, आप महसूस करो, एकदम से आपको ये ज्वाइंट होते हुए महसूस होंगे कि रमा भोजन पकाती है एवं सोहन पढ़ता है। या इसके स्थान पर आप बोल सकते हो रमा भोजन पकाती है और सोहन पढ़ता है, रमा भोजन पकाती है तथा सोहन पढ़ता है, रमा भोजन पकाती है व सोहन पढ़ता है। तो इन सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये जोड़ रहा है आपस में। तो इसने इनको जोड़ा, इसलिए क्या कहलाएगा? ये संयोजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? ये संयोजक कहलाएगा। और यही है संयोजक समानाधिकरण। यही क्या है? यही है हमारा यहां पर संयोजक समानाधिकरण, संयोजक समानाधिकरण। ये देखो, हमारी ये कथन, कथन का मतलब क्या होता है? कोई बात, और बातों को हम वाक्य के रूप में दिखाते हैं। तो आप देखो यहां पर दोनों के दोनों, और एक चीज नोटिस करते जाना, क्योंकि समानाधिकरण है तो दोनों के दोनों मुख्य वाक्य आपके रहने वाले हैं, यानी कि कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा। रमा भोजन पकाती है स्वतंत्र है, सोहन पढ़ता है स्वतंत्र है। इनको जोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो समानाधिकरण और उसमें भी संयोजक के द्वारा किया जा रहा है। समझ में आई बात? बताइए। हाँ, बताइए मेरे भाई, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ, समझाओ। हाँ, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, गुरुजी पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं। चलो, बहुत शानदार, जबरदस्त। अब दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है विभाजक। कौन सा आ जाता है? विभाजक। दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है? विभाजक आ जाता है। कौन सा? विभाजक हमारा आ जाता है। तो विभाजक किसको कहते हैं? जो दो के बीच में विभेद करे, जो दो के बीच में अंतर करे, उसको विभाजक कहा जाता है। तो यहां पर आप सीधे लिखो विभाजक। विभाजक मतलब जो विभेद करे, जो विभेद करे। विभेद को ही क्या कहा जाता है? विभेद को ही कहा जाता है अलगाव। तो जो दो के मध्य अलगाव को महसूस करावे, जो विभेद करे, जो विभेद करे। तो यहां पर सीधे सीधे हम पारिभाषिक तौर पर यहां पर लिखेंगे कि जो दो विकल्पों में से, जो क्या काम करे? दो विकल्पों में से, जो दो विकल्पों में से
एक को चुनने, है ना, एक को, कि दो में से एक को चुनने की तरफ, यानी कि विभेद कराएगा, दोनों के मध्य अंतर कराएगा। तो जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराता है, एक को चुनने का क्या कराता है, एक को चुनने का बोध कराता है। जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराता है उसको विभाजक कहा जाता है, विभाजक कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे इसमें आपके आ जाएंगे, या आ जाएगा, है ना, चाहे आ जाएगा, जैसे इसमें अथवा शब्द आ जाएगा। तो आप देखो ये क्या करेंगे, ये या, चाहे, अथवा, ये क्या काम करेंगे, दो ऑप्शंस में से एक को पिक करने की तरफ जाएंगे कि भाई क्या काम करना है, इनमें से दो में से एक को आप चुन लीजिए। या, अथवा, चाहे, ये आपके आ जाएंगे। उसी बाद नहीं तो भी इसी में आ जाता है, नहीं तो। चलिए चलिए, अभी आ गई होगी आवाज। कहां से कटी थी आवाज, कहां से कटी थी, मैं दोबारा बता देता हूं, आप परेशान ना हो। विभाजक का मतलब है जो विभेद यानी अलगाव करे, और अलगाव भी कहां पर, तो अलगाव भी दो के मध्य अलगाव होता है, आपको पता है। तो दो विकल्पों में से एक को चुनने का जो बोध कराता है उसको विभाजक कहा जाता है। जैसे कौन कौन से शब्द आपके विभाजक समानाधिकरण में आ जाएंगे, या आ जाएगा, चाहे आ जाएगा, अथवा आ जाएगा, नहीं तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं तो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, चाय लोगे या कॉफी लोगे, तो चाय लोगे या कॉफी लोगे, इनमें चाय और कॉफी के मध्य अंतर कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये विभाजक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इसमें और भी ले सकते हो आप, कि अगर कोई अपनी पत्नी को कहीं पर ले जाए, या अपनी होने वाली पत्नी को कहीं पर ले जाए और वो कहे कि हमको कुछ दिला दो, तो वहां पर, और सपोज करो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से बोल सकता है, बता सकता है, तो होने वाली पत्नी या पत्नी जी ये बात बोल रही है कि मुझे तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो आप कहोगे सुन ले मेरी बात, या तो ये ले ले या ये ले ले, है ना, ये ले ले या ये ले ले, ये सीधी बात वहां पर है। जैसे साड़ी और गाउन के बीच में बात आ गई है, तो सीधे ही कहा जाएगा कि साड़ी ले लो, है ना, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, अथवा, है ना, अथवा लिख सकते हो, चाहे भी लगा सकते हो, याक में अथवा आ जाएगा, आप चाहे लगा लो यहां पर, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, साड़ी ले लो चाहे गाउन ले लो, साड़ी ले लो और चाहे गाउन ले लो। तो यहां पर आप देखने का प्रयास करो, यहां पर जो साड़ी है, क्या है, यहां पर जो साड़ी है और जो गाउन है, इनके मध्य अंतर खड़ा करने का, विभाजन करने का जो कार्य कर रहा है वो चाहे शब्द कर रहा है, और इनको जोड़ भी रहा है साथ में, इनको मतलब दो वाक्यों को एक साथ ला भी रहा है, परंतु काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है इनमें दो में से एक को चूज करने का। तो जहां पर दो में से एक को चूज करने का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर हम विभाजक समानाधिकरण को लगाते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, मोमोज बर्गर मत खाओ मेरे भाई, कोई भी फास्ट फूड मत खाओ, उससे शरीर का नुकसान होता है। बिल्कुल, अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिन बाद समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा विरोध दर्शक। कौन सा आ जाएगा, जिसमें हमारा आ जाएगा विरोध दर्शक।
विरोध दर्शक, विरोध दर्शक। तो विरोध दर्शक का मतलब क्या है? विरोध दर्शाने वाला, विरोध को दर्शाने वाला। तो शाब्दिक अर्थ में आ जाएगा जो विरोध को दर्शाता है। जो क्या काम करता है? जो विरोध को दर्शाता है, जो विरोध को दर्शाता है, मतलब कि दो असमान बातों को एक साथ दिखाने का प्रयास करता है, असमान बातों को एक साथ दिखाने का प्रयास करता है, उसको विरोध दर्शक कहा जाता है ना। अब अगर यहां पर परिभाषा आपको बतानी हो तो सीधे सीधे यहां पर लिखें आप कि जो दो कथनों, कथनों का मतलब यहां पर वाक्यों से ही है, तो दो कथन यानी दो बात, तो जो दो कथनों के, जो दो कथनों के विरोध को, जो दो कथनों के विरोध को क्या करता है? प्रकट करता है ना, प्रकट करता है। जो दो कथनों के विरोध को प्रकट करता है उसको विरोध दर्शक कहा जाता है। जैसे इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे? इसमें आपके जैसे में कौन कौन से शब्द इसमें आपके देखने को मिल सकते हैं? उसमें आ जाएगा आपका पर, जैसे हमने लिखा परंतु, जैसे हमने लिखा लेकिन, लेकिन शब्द आ जाएगा कि उसने ऐसा किया लेकिन ऐसा हुआ, तो लेकिन इस तरह से। अभी एग्जाम्पल भी देंगे हम। हाँ, विरोध बोधक, विरोध बोधक नहीं, देखो सुनो, विरोध बोधक और विरोध दर्शक बात लगभग एक ही है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। हम पुस्तकीय ज्ञान से अलग हैं और अच्छे ढंग से, पुस्तकीय ज्ञान से अलग होने का मतलब यह है हम किताबी बिल्कुल सेंटेंसेस को नहीं लिख रहे हैं, हम उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किताब से भी हमारा संबंध है ऐसा नहीं है, पर हम बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, फिर किताब में और क्लासेस में क्या अंतर रह जाएगा। तो पर आ गया, परंतु आ गया, लेकिन आ गया, वरन आ गया, वरन शब्द भी एक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किंतु आ जाता है, किंतु। तो ये शब्द जो हैं ये विरोध प्रदर्शन करने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, उदाहरण से आपको स्थिति बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी, उदाहरण से आप जान जाओगे। जैसे आप लिखो बादल गरजे, बादल गरजे, तो एक ही आ गया बादल गरजे। तो गरजे, जब भी बादलों की गर्जना होती है तो हम क्या समझते हैं कि बारिश होने वाली है, पर इसमें लिखेंगे, पर हम यहां लिखेंगे पर जैसे हमने लिखा यहां पर बरसे नहीं, बादल गरजे पर बरसे नहीं, बादल गरजे पर बरसे नहीं। तो यहां पर एक कथन क्या है? एक कथन है बादलों का गरजना और दूसरा कथन है बरसना। तो यहां पर गरजना और बरसना दोनों परस्पर किस तरफ जा रहे हैं? परस्पर विरोध की तरफ जा रहे हैं। भाई गरजते तो बरसना भी चाहिए था, बरस रहे हैं तो गरजना भी चाहिए, पर यहां पर क्या लिखा? बादल गरजे पर बरसे नहीं। तो यहां पर जो पर शब्द है इसने विरोध दिखाने का काम किया। क्या किया इसने? इसने विरोध को यहां पर दिखाया। और ऐसा समानाधिकरण जो विरोध को दिखाने का काम करता है दो कथनों में, उसको विरोध दर्शक कहा जाता है। जैसे अब यहां पर एक पॉइंट आप लिखो, एक और पॉइंट यहां पर लिख सकते हो, एक और उदाहरण लिख सकते हो कि रोहन गरीब है। हाँ, रोहन गरीब है, रोहन गरीब है, रोहन गरीब है, लेकिन रोहन गरीब है, लेकिन रोहन गरीब है, लेकिन बेईमान नहीं, है ना, लेकिन बेईमान नहीं, लेकिन बेईमान नहीं है, लेकिन बेईमान नहीं है। अब देखो, जो आदमी गरीब होता है उसको पैसे की चाह रहती है, ठीक है, यहां उसको पैसे की चाह रहती है तो पैसा कमाना चाहता है कैसे भी। परंतु यहां पर एक बात आ गई कि गरीब को पैसे की जरूरत रहती है परंतु वो बेईमानी नहीं करेगा। तो यहां पर गरीबी और बेईमानी एक तरह से विरोध को दर्शाने का काम करती है। ये तो कई बार ये आ जाता है ना कि गरीबी है यार, पैसा आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए, बट नहीं, यहां पर गरीबी और बेईमानी को दोनों को विरोध के रूप में दिखा रहा है। कौन सा? ये लेकिन शब्द, इसलिए यहां पर ये विरोध दर्शक में आ जाएगा। परंतु भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। बादल गरजे परंतु बरसे नहीं, ठीक है, बादल गरजे किंतु बरसे नहीं, ये सब एक ही श्रेणी में आपके आ रहे हैं। बादल गरजे वरन बरसे नहीं, इन सब का मतलब एक ही है, लगभग ये एक ही श्रेणी में प्रयोग आपके होते हैं। इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? गरीब है गद्दार नहीं, हाँ गरीब है लेकिन गद्दार नहीं, ठीक है। चलिए, और अब अंतिम जो हमारा क्या है, अंतिम हमारा समानाधिकरण है वो क्या है? चौथा, परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक। चौथा कौन सा आ जाएगा बाबूजी? हाँ, कोई बच्चा कह रहा था कि बाबूजी कहने से थोड़ा सा अजीब लगता है, तो बाबू कह दूं? हाँ, सोना कह दूं?
बाबूजी कहने का मतलब है प्रेम से बेटा कहना बाबूजी होता है। अरे बाबूजी, ये तो मैं ताऊ थोड़े ही बोल रहा हूं आपको कि आप मेरे बाबा जी हो, ये मैं बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। परिणाम दर्शक का मतलब क्या है कि जो परिणाम दिखाने का काम करे। परिणाम मतलब रिजल्ट की बात हो रही है, मात्रा की बात नहीं, वो परिमाण होता है। जो परिणाम दिखाने का कार्य करे, परिणाम दिखाने का कार्य करे, जो परिणाम दिखाने का कार्य करे उसको क्या कहते हैं? परिणाम दर्शक उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, परिणाम दर्शक उसको कहा जाता है। इस बात को आप गंभीरता से देखें और गंभीरता से समझें। जैसे हम यहां पर लिखें कौन कौन से शब्द परिणाम दर्शक हो सकते हैं, तो जैसे में इसमें लिखिए आप, अतः शब्द आ जाता है, इसलिए शब्द आ जाता है, इसलिए ना, सो शब्द आ जाता है, सो। ये शब्द जो हैं आपके परिणाम दिखाने का काम करते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, उदाहरण से स्थिति बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें परिणाम दिखाने का। आज पिताजी गुस्सा हैं, आज पिताजी गुस्सा हैं, आज पिताजी गुस्सा हैं, आज पिताजी गुस्सा हैं। अतः बोलना मत, ठीक है, अतः बोलना मत, सीधे लिखा जाएगा अतः बोलना मत, क्योंकि बोलोगे तो परिणाम खतरनाक होगा। अतः बोलना मत, अतः बोलना मत। तो पिताजी गुस्सा हैं, अतः बोलना मत। अगर इस तरह से चीजों को करोगे, अतः, तो अतः क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं परिणाम की इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर बोले तो कुटाई हो जाएगी भाई साहब। अतः बोलना मत। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपके द्वारा और लिया जा सकता है बहुत सुंदर, कि राम आज उदास है ना, राम आज उदास है, राम आज उदास है, राम आज उदास है। तो इसमें हम लिख लेंगे यहां पर सो कुछ कहना मत। राम आज उदास है, सो कुछ कहना मत, इस तरह की श्रेणी में जाएगा। तो आप यहां पर देखने का काम करें, देखें, समझे बहुत अच्छे से। यहां पर जो सो है और जो अतः है वो परिणाम की तरफ इशारा करता हुआ हमको दिखाई देता है। कहां जाता है? वो परिणाम की तरफ हमको इशारा करता है। इसीलिए बोलना मत, अतः बोलना मत, सो बोलना मत। और आप एक चीज देखने का प्रयास करते रहें कि इन सब चीजों के होते हुए भी हम दो कथनों को, दो मुख्य वाक्यों को बोलने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बताओ, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? परिमाण बोधक भी कह सकते हो, हाँ, परिणाम बोधक भी कह सकते हो, दर्शक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए, यहां तक क्लियर है? आप क्यों उदास हो? अरे मैं उदास नहीं हूं भाई, मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं। यहां तक क्लियर है? फिर फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा हो जाए, उसके चारों में भी पूरे हो जाए हमारे। ओके, डन। एक बार थम्स अप करके बताओ। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार। अब हम चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं व्यधिकरण के। हमारा क्या है? व्यधिकरण। व्यधिकरण के भेद। किसके? व्यधिकरण के भेद। व्यधिकरण के भेद। आप में से जितने भी लोग मुझसे नाराज होते हैं, 5, 7, 10 के स्लो चलते हो, ये होते हो, जिस दिन पेपर होगा सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। बस एक प्रार्थना है कि रोज आते रहो, रोज पढ़ते रहो, सब चीजें हो जाएंगी, धैर्य रखो। बहुत बढ़िया। व्यधिकरण के भेद। तो व्यधिकरण के भेदों में सबसे पहला भेद कौन सा है? व्यधिकरण के भेदों में सबसे पहला भेद है कारणवाचक। क्या है? कारणवाचक। कारणवाचक, कारणवाचक यानी कि कारण को
अभी आज पता नहीं क्या हो रहा है, समस्याएं बहुत खड़ी हो गई हैं, क्या करें। हाँ अभी आ जाएगी आवाज। पता नहीं आज क्या हो रहा है यार, ये समस्याएं बहुत हो जाती हैं कई बार, पर मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि क्या करें, समय समय की बात है। अभी आ गई आवाज, अभी आ गई आवाज। हाँ आज बैटरी पूरी, यह बैटरी को चार्ज करने वाली जो मशीन है, चार्जर जो है उसमें शायद प्रॉब्लम है, उसमें शायद समस्या आपकी आ रही है। तो ध्यान से देखें यहां पर, अब हम कारणवाचक में अगर लिखने का प्रयास करें, आवाज आ गई, अब आ गई आवाज, ठीक है। अभी भी फिर चली जाएगी थोड़ी देर में आवाज, पर मैंने चार्जिंग पे लगाया है उसको। हाँ अभी कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज इसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा हर हाल में। तो यहां पर सीधे सीधे लिखो कि जब अव्यय से जुड़े, है ना, अव्यय, अव्यय यही तो है, अव्यय के अंतर्गत ही तो आ रहा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के अंतर्गत ही तो आ रहा है व्यधिकरण, और व्यधिकरण के अंतर्गत ही तो आ रहा है कारणवाचक। तो यहां पर सीधे हम लिखें कि जब अव्यय से जुड़े, फटाफट लिखें, जब अव्यय से जुड़े, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य क्या दिखाते हैं, जब अव्यय से जुड़े दो वाक्य कार्य और कारण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कार्य और कारण को प्रकट करते हैं, कार्य और कारण को प्रकट करते हैं, कि एक तो कार्य को दिखाए और एक कारण को दिखाए, तो वहां पर जो अव्यय होता है वह कारणवाचक होता है। यानी कि पूरा का पूरा जो आप एक का बनेगा, पूरा का पूरा जिसमें एक पूरा जो संयोग बनेगा, जिससे जो दो कथन आपस में जुड़ेंगे, जो वाक्य आपस में जुड़ेंगे, वो उनके बीच में जो अव्यय लगेगा वो कारणवाचक अव्यय कहलाएगा, यदि उन दो वाक्यों में से एक कार्य को दिखाए और एक कारण को दिखाए। जैसे उदाहरण से आप समझिए, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं यहां पर लिखूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं, मैंने मैच में भाग नहीं लिया, मैंने मैच में भाग नहीं लिया। तो आप एक चीज देखो यहां पर, तुरंत आपके पास क्या चीज आ जाएगी, तुरंत आप एक चीज पूछोगे और समझने का प्रयास करोगे कि भाई मैंने मैच में भाग नहीं लिया, तो आप इंतजार करोगे कि मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा। क्या करूंगा? रीजन आपको बताऊंगा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से देखो कि मैंने मैच में भाग नहीं लिया, ये मेरा कार्य है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा कार्य है। और आगे मैं यहां पर लिखता हूं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये हो गया कारण, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कारण। भाई मैंने मैच में भाग नहीं लिया और